बिहार के भागलपुर जिले का बहुचर्चित सृजन घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल इस घोटाले की मुख्य आरोपित रजनी प्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि सृजन घोटाले में 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि आरोपियों को 7 दिनों की अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए और उसके बाद उन्हें जमानत दी जाएगी। गौरतलब हो कि भागलपुर में हुए तकरीबन 2000 करोड़ के सृजन घोटाले की किंग पिन मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया को बड़ी राहत मिली है। पिछले कई महीनों से जेल में बंद रजनी प्रिया समेत 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया। दरअसल करोड़ों रुपए के सृजन घोटाले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया और अन्य आरोपियों ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रजनी प्रिया समेत 3 आरोपी को बेल देने का फैसला लिया है। कोर्ट ने यह निर्देश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया कि आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं और मामले में अभी सुनवाई शुरू होनी है। बता दें कि भागलपुर के सृजन महिला सहयोग विकास समिति में करीब 2200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। मनोरमा देवी इस एनजीओ की संचालिका थी। कई सरकारी संस्थानों का पैसा सृजन के खाते में पहुंचता था, जिसे मनोरमा देवी ऋण के रूप में बांटती थी। मनोरमा देवी के निधन के बाद बैंकों का पैसा वापस नहीं मिल सका। बाद में इसकी जांच शुरू हुई तो हड़कंप मच गया। सीबीआई ने 25 अगस्त 2017 को सृजन घोटाले की जांच शुरू की। इस मामले में मनोरमा देवी, उसके बेटे अमित कुमार, बहू रजनी प्रिया, सतीश चंद्र झा समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई लगातार इस मामले की जांच में जुटी है। सीबीआई के साथ साथ ईडी भी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। करीब 2200 करोड़ के इस सृजन घोटाले में अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सबौर ब्लॉक में स्थित सृजन महिला सहयोग समिति के खाते में 2004 से 2014 के बीच कथित तौर पर बड़ी राशि धोखाधड़ी से स्थानांतरित की गई थी। यह गैर सरकारी संस्था महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देता था। एनजीओ पर सरकारी कर्मियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकारी राशि के गबन का आरोप है। जानकार बताते हैं कि वर्ष 2017 में भागलपुर के जिलाधिकारी आदेश तितरमारे के हस्ताक्षर वाला एक चेक बैंक ने यह कहकर वापस कर दिया कि पर्याप्त पैसे नहीं है। यह चेक एक सरकारी खाते का था। तब तत्कालीन डीएम के लिए यह हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि उनको जानकारी थी कि सरकारी खाते में पर्याप्त पैसे हैं। इसके बाद उन्होंने जांच के लिए एक कमेटी बनाई। वही कमेटी की जांच में यह बात सही पाई गई कि इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा स्थित सरकारी खातों में पैसे नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी राज्य सरकार को दी। इस तरह से इस घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई, जो आज भी सृजन घोटाले के नाम से देश भर में चर्चा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में भागलपुर जेएस एजुकेशन के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर परचम लहराया है। निफ्ट के रिजल्ट में जेएस एजुकेशन के 15 छात्रों ने बाजी मारी है। वहीं जेएस एजुकेशन के संस्थापक राजीव कांत मिश्रा ने सभी सफल छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। राजीव कांत मिश्रा ने कहा कि कड़ी मेहनत के बदौलत आज यह रिजल्ट हासिल हो पाया है। उन्होंने कहा, हमारी संस्थान बहुत छोटे स्तर से निफ्ट के पढ़ाई की शुरुआत की थी, लेकिन आज हमारे स्टूडेंट्स देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी सेवा दे रहे हैं। नमस्कार सभी को, मैं सौम्या सावरना। मैं निफ्ट की एस्पिरेंट हूँ। तो मैंने पहला एग्जाम क्लियर कर लिया, फिर दूसरे एग्जाम के लिए मैं बैठी और मुझे एयर 1821 रैंक आया है निफ्ट के क्षेत्र में। अब आगे काउंसलिंग होगी और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। और मैं यहाँ के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जेएस ने जो अपॉर्चुनिटी दी इस चीज़ को पढ़ाई करने में, इस चीज़ के बारे में और समझ लेने में, वो बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत तहे दिल से राजीव सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, अनिल सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, चंद्रमोहन सर का, एंड मेरे जितने भी टीचर्स हैं उन सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी है और बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रास्ता दिखाया है। तो बस यही है। अब आगे के लिए गुड लक टू मी एंड थैंक यू। जी, मेरा नाम सत्या है और मैं रेस्टोरेंट हूँ। ये एग्ज़ाम एनसीईआरटी की होती है और जैसे
मुझे पहले इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन शुरू से मुझे इस इंडस्ट्री में जाना था। तो मुझे सर के बारे में पता चला, राजीव सर के बारे में पता चला, तो मैं यहाँ आया, सर से बात की। सर ने मुझे बताया कि आप हमारे यहाँ पढ़िए, और वो मतलब पहले भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़े हैं, और इन्होंने मुझे बताया था कि आप सर से कंसल्ट कीजिए, सर से मिलिए, सब कुछ अच्छा होगा। फिर मैंने यहाँ पे तैयारी की, सारे फैकल्टीज जो भी थे, जो भी टीचर्स थे, बहुत सपोर्ट किया, और मॉक टेस्ट दिया, एग्ज़ाम दिया मैंने, सब चीज़ का तैयारी की, और फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ और बहुत अच्छा मुझे 574 रैंक आया है। गांव के भी बच्चे हैं यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं कि उन्होंने गांव के स्कूल से पढ़ाई की है। तो इन बच्चों को देखने के बाद हमें लगता है कि इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और यहाँ से जाने के बाद ये अपना नाम, अपने परिवार का नाम, इस इंस्टीट्यूट का नाम, शहर का नाम बहुत रोशन करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इन लोगों के साथ है, और मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। साथ साथ मैं यहाँ के शिक्षकों का, खास करके जो शिक्षक दिन रात यहाँ लगे रहते हैं और बच्चों को गाइड करते रहते हैं, वो क्रिएटिविटी के लिए हो, आर्ट के लिए हो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सिचुएशन टेस्ट, इस तरह के हर चीज़ों के लिए जो हमारे शिक्षकगण जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इन सब लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत काम किया है। आज से नहीं, पिछले बहुत सालों से ये लगे हुए हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद जो कि ऐसी चीजों को कवर करते हैं। संस्थान में कितने बच्चे थे, कितनों को सफलता मिली? और हम लोगों के इस बार जो हम लोगों का फर्स्ट बैच शुरुआती तौर, आपको ये समझना चाहिए कि निफ्ट का एग्जामिनेशन 3 लेवल पे होता है। पहला कैट होता है, फिर गैट होता है। इन दोनों का एग्जामिनेशन होता है, इन दोनों चीजों का फरवरी माह में, और अप्रैल में रिजल्ट निकलता है। लेकिन इस बार रिजल्ट काफी लेट निकला है। लेकिन जो 80% वेटेज के साथ जो बच्चे निकलते हैं, उनको फाइनल एग्जामिनेशन सिचुएशन टेस्ट में बुलाया जाता है, जो 20% का होता है। उसके बाद ऑल इंडिया रैंकिंग निकलती है, सब लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है। आज जो बच्चे आपके साथ खड़े हैं, ये फाइनल रिजल्ट लेकर के खड़े हैं। हमारे पास जो शुरुआती तौर पर थे 18 स्टूडेंट थे। 18 स्टूडेंट में से जो निकले हैं, वो हमारे यहाँ से 3 का शुरू में नहीं हुआ था, और आज जो हमारे 15 स्टूडेंट बचे हैं, उसमें से एक होटल मैनेजमेंट के लिए क्वालिफाई किए हैं, बाकी सब निफ्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं। भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड में मंगलवार को दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। ये वितरण राष्ट्रीय वयोश्री योजना और दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण की खरीद फिटिंग सहायता योजना के तहत हुआ। हालांकि इस शिविर में भारी अव्यवस्था भी देखने को मिली। शिविर में आए दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों ने बताया कि सहायक उपकरण वितरण के लिए उन लोगों को सुबह 9 बजे बुलाया गया था, लेकिन यहां आने पर जानकारी दी गई कि उपकरण वितरण 4 बजे होगा। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि हम 9 बजे आए, किसलिए आए? मकाई बोला 9 बजे आ जाना। किस लिए यहाँ पे आए? ये जो सामान वितरण हम लोग को जो लिखा गया है, जिस समय कि गए थे वहाँ, तो जो सामान देना है वो बोला कि आपको 9 बजे आ जाइए, आप लोग को जो है 9 बजे से वितरण। फिर यहाँ पे क्या बोला जाए? फिर यहाँ जो है आए तो देख रहे हैं कि जो है कहीं कुछ नहीं है, यहाँ ना पखाना का, ना पेशाब का, ना और कहाँ आदमी हम लोग भोग रहे हैं। लेडीज लोग कह रहा कि जो है जो कहाँ पहुँचा ले, किधर से आए? कहाँ से आए? जो लालू चक से आए। क्या नाम है? रंजीत दास। 9 बजे बुला के बोल रहे हैं 4 बजे आएंगे, मंत्री तो देंगे। किस लिए आए थे? आए थे सर साइकिल लेने के लिए, विकलांग हमारी बहन है, बहुत परेशानी से लाए हैं सर, हम ही जान रहे हैं सर कैसे लेके आए। और ना यहाँ पे लैट्रिन का सुविधा है, ना पानी का है, पंखा उनका, ना खाना पीना, इतनी सारी परेशानी को झेल रहे हैं सर। कितना बजे टाइम दिया था? टाइम दिया था 9 बजे सर। 9 बजे का दिया था? 9 बजे का कंफर्म टाइम दिया था। अब बोला 4 बजे का? अब 4 बजे का टाइम बोल रहा सर। नाश्ता उस्ता किए थे? कुछ नहीं सर, क्या है, कोई तो व्यवस्था नहीं है सर। देख रहे सामने देख लीजिए सर, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। क्या नाम हुआ? नाम हुआ मेरा सर मीर रियाज, हमारी बहन है रोशनी खातून। कहाँ? पहुँच जाना चाहिए, बिना सीना दिन सटीक है। कौन बुलाया था 9 से 10 बजे के बीच? यहाँ का पता थी, जो यहाँ का सूचना गया यही से कार्यालय से, हम लोग को संगठन में भी गया है, संगठन में लेटर भी गया हम लोग को मोबाइल पर। बोलिए आप लोग को समस्या है। 9 बजे हम लोग आए। लैट्रिन बाथरूम शौचालय कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। मेरा पब्लिक छटपट हो रहा है, तिरुपति का है, भागलपुर का टीम मेरा है,
सबको बुला लिया। क्या बोला गया यहाँ पर? बोला गया था 9 से 10 9 से बढ़ता जाएगा। तो प्रोग्राम तो 3 बजे है। पब्लिक आया है मेरा, देखिए 9 बजे हम लोग आए। मंत्री जी 3 बजे आए हैं। 3 बजे कैसे आएगा भाई? सूचना क्यों दिया यहाँ 9 से 10 बजे भाई? मंत्री जी को पैसा नहीं मिल रहा है क्या? मंत्री जी को पैसा नहीं देता है मोदी जी क्या? ठीक। हम ये पूछना चाहते हैं कि मंत्री जी पैसा देता है? क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी नहीं होगा। 9 बजे से नहीं पानी मिल रहा है, न नाश्ता मिल रहा है, भोरे से पहला पुल से आ रहा है आदमी, परेशानी नहीं होगा? क्या नाम हुआ? बीना सिन्हा, जदयू सचिव। भागलपुर जिले के 8 प्रखंडों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। समीक्षा भवन के सामने से उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने 8 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं डीडीसी ने बताया कि सभी प्रचार वाहन अलग अलग अंचलों में जाकर लोगों को आपदा से संबंधित जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़, भूकंप, वज्रपात या किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किस प्रकार सतर्क रहकर जान माल की रक्षा की जा सकती है, इसकी जानकारी इन प्रचार वाहनों के माध्यम से दी जाएगी। प्रचार वाहनों में लगे ऑडियो सिस्टम, बैनर और जागरूकता सामग्रियों के जरिए लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम जनता को सजग बनाना है ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे सही निर्णय ले सकें। ये बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन के अनुक्रम में हम लोगों ने आज आपदा बचाव दल यहाँ से रवाना किया है। इसमें 8 हमने वाहन रवाना किए हैं जो 8 विभिन्न अंचलों में जिला के जाएंगे और आपदा के संबंधित जो हमारे गाइडलाइंस हैं और जो बचाव के संबंधित जो मानक हैं उनके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। और इसमें एक टीम हर वाहन में बैठाई गई है जिसमें आपदा मित्र हैं, मास्टर ट्रेनर है और प्राधिकरण से जो सदस्य आए हैं वो भी उसमें हैं। वो जाएंगे वहाँ पर और सुनिश्चित करेंगे कि आप किसी भी आपदा के समय जो तय मानकों के अनुरूप लोगों को बचाव के लिए अपने जो कदम उठाने चाहिए उनके बारे में उनको जागरूकता हो और सही जानकारी हो। बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गई है शहर और ग्रामीण इलाकों में। इन्हीं सब आपदाओं को मैप करके हम लोगों ने 8 अंचलों को चुना है जो आपदा से प्रभावित होते हैं ऐसे मौसम के समय में। इसीलिए उन्हीं अंचलों में हम लोगों ने रवाना किया है और इन सभी आपदाओं से और आपदाओं के बारे में लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे। भागलपुर जिला के नाथनगर स्कूल में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला राजकीय चंद्रावती कन्या मध्य विद्यालय चंपानगर का है, जहां से अज्ञात चोरों ने स्कूल के कार्यालय रूम में घुसकर 2 बैटरी, 400 थाली, 1 बाजा का एम्पलीफायर एवं अन्य सामानों की चोरी कर ली। वहीं स्कूल के प्रधान राजीव रंजन सिंह ने बताया कि इसकी लिखित शिकायत नाथनगर थाने में की गई है। उन्होंने बताया कि कार्यालय रूम में लगे ताला को तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 21 तारीख को योगा दिवस के दिवस पर हम और ललन गुप्ता दो टीचर दोनों आए 7:30 बजे। तो विद्यालय तो बंद था 20 दिन से। तो आए तो देखते हैं कि ऑफिस का गेट खुला हुआ, ताला कहीं नहीं है, गेट खुला हुआ है, खाली गेट सटा हुआ था। थोड़ा सा खोले तो देखे पूरा अस्त व्यस्त था। सब कुछ देखने लगे तो न सारा थाली, टब, 2 नया टब आया था, उसका ढक्कन था, पहले का भी ढक्कन था, 3 बाल्टी था, पुराना नया मिला के लगभग 400 थाली था। ट्रंक तोड़ करके उसमें से 2 कंप्यूटर का बैटरी ले लिया, एक एम्पलीफायर लाउड स्पीकर का ले लिया, यही सब। 1 घंटी था स्कूल का, वो भी ले लिया। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? कैसे बतावे, लगभग 20-25 हजार लगभग। मतलब गर्मी छुट्टी में स्कूल बंद रहने के कारण जो है चोर। हाँ, अब कौन दिन किया पता नहीं, थोड़े देखे तो आज कैसे पता चला? आज नहीं, परसों पता चला। क्या? परसों योगा दिवस पर आए थे, बोला कि जमा है थोड़ा सा, तो गए आए तो नहीं तो आज पता चलता। तो आए तो पूरा देखे खुला हुआ। तो उसके बाद सबको बुलवाए, रसोईया को बुलवाए, टीचर थी तो पब्लिक सब देखा होगा सब। उसके बाद तब गए थाना, वहाँ पर बोले करके सर एप्लीकेशन और बढ़िया से लिख कर लाइए। तो फिर आज गए 22 तारीख को, आज भी गए थे, आज दे दिए। तो सब कुछ सफाई करवाए नीचे। किस स्कूल में सब चोरी हुई है?
राजकीय चंद्रावती कन्या मध्य विद्यालय चंपानगर। राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के आह्वान पर भागलपुर जिले के आवास कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज भी जारी रही। कर्मियों ने समाहरणालय परिसर पे धरना दिया। संघ के जिलाध्यक्ष अमित कश्यप ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। आज का यह कार्यक्रम राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ बिहार प्रदेश इकाई भागलपुर के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हम तमाम आवास कर्मी, आवास सहायक, लेखापाल और सुपरवाइजर लगातार चौथी दिन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य मानदेय पुनरीक्षण। हम लोग विगत 11 वर्षों से सरकार का एक महत्वपूर्ण आकांक्षी योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तत्पर 11 साल से अपना सेवा दे रहे हैं, जिसके लिए हमारे माननीय मंत्री से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक इस योजना से काफ़ी प्रभावित है और अपना जोर शोर से प्रचार प्रसार जनता के बीच कर रहे हैं कि इतना करोड़ रुपया आवास योजना में दिए, इतना लाख लाभुकों को जो FTO हुआ, ये हुआ, वो हुआ और हमारी सरकार में इतना लाभुक जो है का घर बना। लेकिन किसने घर बना, अभी इसके बारे में वो लोग चर्चा नहीं करते। यही मुद्दा का विषय, जो घर बनवा रहे हैं उसका कोई चर्चा नहीं है। हमारे माननीय मंत्री को जो है देश में कई बार इसके लिए बिहार से पुरस्कृत किया गया कि आपका कार्य अव्वल है, लेकिन वो घर बनाने वाले आज से 11 साल से जो है मात्र 13,000 रुपये में जो है अपना छोटा सा मानदेय में कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग का जो है आक्रोश है इसके लिए कि सरकार हम लोग पर भी नज़र उठाए और हम लोग को भी जो है आदमी का अन्य श्रेणी में रखा जाए। इतना परेशान कर रहे हैं कि सरकार हम लोग की मांगे पूरी नहीं कर रही है। हम लोग 12 साल से नौकरी में हैं, लेकिन हम लोग का वेतन 13,000 का ही है और हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार हम लोग से सौतेला व्यवहार कर रही है हम लोग के साथ। कहाँ लग रहा है, कहाँ से आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, कहाँ अटकी हुई आपकी फाइलें? कहीं से भी नहीं हो रही है, सरकार कहाँ कर रही है? सचिव महोदय के स्तर से कहाँ हो रहा है सरकार की तरफ से? हम लोग को कुछ सुन ही नहीं रहा, सुनवाई हो ही नहीं रहा, क्या करें? और कम से कम सरकार को सोचना चाहिए हम लोग के बारे में कि हम लोग का परिवार कैसे चलेगा, कितना दिक्कत होता है। लेकिन सरकार मानते सरकार के पास बहुत काम है, ठीक है, लेकिन हम लोग के पास भी नज़र डालना चाहिए ना कि कितना दिक्कत है। ये लोग का बात सुनना चाहिए हम लोग का मुद्दा को, लेकिन कुछ समझती ही नहीं सरकार। आगे आप लोग की क्या रणनीति होगी? जब तक हम लोग को सरकार मांगे पूरी नहीं करेंगे हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। हमारी मांगे हैं कि हमारी सेवा स्थायीकरण हो, अन्य विभागों की तरह हम लोगों का भी मानदेय वृद्धि हो। हम लोग लगातार सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक बातें सामने निकल के नहीं आ रही है। हम सरकार से आशा करते हैं, आशा भरी नज़र से देख रहे हैं कि हमारी मांगों को वो गंभीरतापूर्वक ले और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज के परीक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लेने और उपस्थिति दर्ज होने के बावजूद अनुपस्थित दिखा दिए जाने का दावा किया है। छात्रों ने बताया कि उन्होंने समय पर परीक्षा दी थी और अटेंडेंस सीट पर हस्ताक्षर भी किया था, लेकिन जब परिणाम आया तो उन्हें अनुपस्थित दिखाया गया। इस गलती को सुधरवाने के लिए वे लोग अब तक 3 बार लिखित आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा सिर्फ आवेदन को फॉरवर्ड कर छोड़ दिया जाता है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। हम सेशन 2023-27 में यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 में हम एग्ज़ाम दिए, हमको इंटरनल में फिट इंडिया में कॉलेज की तरफ से इंटरनल में जिसमें कि 30 नंबर कॉलेज से मिलता है उसमें ऑप्शन कर दिया गया। उसके लिए 2 बार एप्लीकेशन दिए, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। तो उस टाइम हम लोग को बोला गया कि नया शिक्षा नीति का पहला बार है, इसलिए ऐसा कन्फ्यूज़न होता है। तो दोबारा परीक्षा फॉर्म भर के दोबारा हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं। उसके बाद भी दोबारा जब TR आया है कल, तो उसमें इंटरनल में हमको फिर से एब्सेंट कर दिया गया है। किसके द्वारा एब्सेंट किया गया? इंटरनल में एब्सेंट, जिसका कि नंबर कॉलेज भेजता है, उसमें हमको एब्सेंट चढ़ा दिया गया है। समस्या और क्या नाम? बच्चों के साथ फिर से वही जो होता है, पहले भी एब्सेंट किया गया, इस बार भी एब्सेंट किया गया। एक ही प्रॉब्लम कॉलेज के थ्रू बार बार दिया जा रहा है, ना इसका सॉल्यूशन सही निकल रहा है। बस बच्चे को बोला जा रहा है एप्लीकेशन जमा करो, सही हो जाएगा, लेकिन फिर से उससे एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है। बच्चा क्या करेगा? एक ही सेशन का एग्ज़ाम बार बार क्यों देगा? कॉलेज वाले जितने लोग हैं सिर्फ दलाली के थ्रू पे हैं यहाँ।
बच्चे से बस पैसा लेना है और कुछ नहीं। ऐसा आरोप किनके ऊपर लगाए आप? कॉलेज वाले के ऊपर लगा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? एक ही सेशन का एग्जाम बच्चा बार बार क्यों देगा? जब वो प्रेजेंट है उसके बाद उसको एब्सेंट किया जा रहा है, गार्जियन को वो क्या जवाब देगा? घर से बच्चा आता है बोल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जब वो एग्ज़ाम दे के जाता है उसके बाद एब्सेंट होता है तो गार्जियन उससे क्या पूछेगा? बेटे और बहू ने मिलकर एक बुजुर्ग मां को घर से निकाल दिया और उसका खाना पीना भी बंद कर दिया। इसके बाद बुजुर्ग महिला थाना गई, लेकिन वहां भी कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी बीच बुजुर्ग मां ने शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा एवं भागलपुर के जिला सचिव सुबोध शर्मा ने 75 वर्षीय सरस्वती देवी को इंसाफ दिलाया, जिसकी विस्तृत जानकारी डॉक्टर ईशान सिन्हा ने दी। आज मानवाधिकार प्रधान कार्यालय में हमारे समक्ष हमारे मानवाधिकार सचिव सुबोध शर्मा जी के नेतृत्व में एक पारिवारिक आपसी इकरारनामा हुआ है, जो कि पिछले कई वर्षों से परिवार में रहने को लेकर मां के प्रति बेटों ने और उनकी बहुओं ने जो आपस में रखने को लेकर किया गया था कि माँ मेरे पास नहीं रहेगी, उनके पास रहेगी, उनके पास नहीं रहेगी, उनके पास रहेगी, इस तरह से करके बेचारी सरस्वती देवी जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, उन्हें अपने पुत्रों के द्वारा रहने खाने में कुछ वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज इसका परिणाम इकरारनामा के रूप में लिखित तौर पर यह तय किया गया है कि पहले पुत्र जो है उनके दिलीप शर्मा जो बड़ा है, वो अपनी माँ सरस्वती देवी को 6 महीना रखेंगे अपने पास, और मझले पुत्र जो हैं जिनका नाम है सुनील शर्मा, वर्ष के 6 महीना अंत के वो अपने पास रखेंगे, खाना पीना देंगे। और जो छोटे वाले जो पुत्र हैं विकास शर्मा, अपनी माँ का खाना पीना जो उनका जो हुआ, जो पुत्रों ने अलग किया, अब जो है दवाइयों का, कपड़ों का आदि और भी जो भी उनका ज़रूरतमंद हो तो वो पैसे से खर्च, पैसे से मदद करेंगे, ये तय की गई है। और आपसी मतभेद पारिवारिक को ख़त्म कर माँ के फेवर में यह तय किया गया कि माँ का सम्मान, माँ को अच्छे से रखना, माँ को अच्छे से खिलाना, माँ का लालन पालन करना बच्चों का, बहुओं का कर्तव्य होता है। और इस कर्तव्य को इन्होंने एक कागज़ पर लिखित इकरारनामा कर आज यह साबित किया है कि हम अपनी माँ के साथ हैं, माँ के दायित्वों को ये लोग अब समझेंगे। मुझे खुशी है कि अब जो सरस्वती देवी जिनकी उम्र 70 वर्ष है, उन्हें तीनों पुत्रों के द्वारा एवं उनकी पत्नियों के द्वारा परिवार में सुख संपत्ति के साथ रखा जाए। भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर लोगाई गांव में जमीन विवाद को लेकर 65 वर्षीय वृद्ध मोहम्मद आलम की हत्या गले में रस्सी का फंदा लगाकर कर दी गई। मामले की जानकारी मिलने पर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, डीएसपी विधि व्यवस्था चंद्रभूषण एवं शाहकुंड के थाना अध्यक्ष जयनाथ शरण घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। घटना के बाबत मृतक आलम के पुत्र शफीक ने बताया कि वे संध्या 4 बजे गाय चराने के लिए गांव के पश्चिम बहियार में गए थे। जब वो घर लौटकर नहीं आए तो खोजबीन की गई। खोजबीन में पाया कि गांव के पश्चिम बहियार में पिता मृत अवस्था में पड़े थे। पिता के गले में रस्सी का फंदा लगा हुआ था। शफीक ने बताया कि गांव में ही पड़ोसी के साथ 4 डिसमिल जमीन के लिए विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर 1 माह पूर्व मेरे पिता एवं मेरे साथ पड़ोसी ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जान मारने की धमकी दी थी। मृतक के पुत्र ने बताया कि घटना में मोहम्मद हैदर, मोहम्मद फारूक सहित 4 से 5 लोग शामिल हैं। वहीं घटना को लेकर डीएसपी विधि व्यवस्था चंद्रभूषण ने बताया कि हत्या मामले में जांच जारी है। 1 महीना केवल पहले से वो लोग आया था जमीन जगह घेरने के लिए, हमारा जमीन है वो। और जब थाना में हम लोग गए वहाँ पे
दिए कि कागज़ कि हम लोग को फैसला कर दीजिए, तो वहाँ पे सब निर्णय करने के लिए बैठा तो बोला जाओ घर में आपस में निर्णय कर लेना। ये फैसला करने के लिए कहाँ पंचायत में बैठे? पंचायत में जाके कर लेना। उसके बाद में हम लोग आए, तो कोई पंचायत में दो चार पांच आदमी बैठा, निर्णय किया कि आकर के आपस में मिल करके दोनों बांट लो जमीन। वो बोला हम नहीं करेंगे और नहीं आएंगे, तुमको यहाँ कोई तुम्हारा जमीन उमीन नहीं, भागो नहीं तो तुमको यहाँ मर्डर कर देंगे। तो ये जो डेथ हुआ जिनका, तो इनका नाम क्या है? उसका नाम है शिबली। इनका जो देहांत जिनका हुआ उनका नाम क्या है? मोहम्मद आलम है। मोहम्मद आलम। आप कौन है? उसका हम लड़का है। आप लड़का है। ये जमीन का विवाद कितना समय से चल रहा है? ये जमीन विवाद चल रहा है करीब ये 1 महीना से। अच्छा, जो सारा कागजात आपके नाम से है? आप मेरे नाम से पूरा कागजात है। और उसके बाद जबरन कौन कर रहे हैं? जबरदस्ती कौन? जबरदस्ती कर रहे हैं, वो शिबली नाम है। शिबली? हाँ, सरवर नाम है। सरवर। और शिबली सरवर हैदर है, हैदर नाम है, मोहम्मद हैदर। उसके बाद में उब शिबली और एक उसका भाई है। तो ये लोग क्या दबंग टाइप के? दबंग टाइप का है, क्या दरोगा है। वो बोलता है, वो दरोगा है, वो बोलता है क्या कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं भागोगे तो तुमको हम जान से मार डालेंगे तुम लोग को। और 1 महीना होते हुए और मेरा अब्बा को वो जान से मार डाला। उसके बाद में हम लोग रो पीट रहे सर, क्या कर सकते हैं, हम लोग गरीब आदमी है। तो जब मारपीट हो रही थी तो इसकी सूचना आपने थाना में दिया था? सर सूचना थाना में दिए थे, थाना वाला लोग प्रशासन आया और वो लोग हम लोग के साथ में कोई सलूट नहीं किया। उसका सामने में सहयोग आपके साथ थाना का नहीं है? नहीं किया सर। उसके बाद में जो है थाना पुलिस के सामने मारपीट हुआ। उसको कह रहे सर कि मारपीट करता, तो बोला हम क्या कर सकते हैं। मतलब पुलिस सामने खड़ी हुई है फिर भी मारपीट हो रहा है? मारपीट हो रहा, वो कह रहा हम क्या कर सकते हैं। वो लोग के हाथ में कोदाल है, भला है, छुरी है, बहुत कुछ था उसके हाथ में। और वही सबसे हम लोग को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद में हम लोग आए मजागंज में हॉस्पिटल में, 6 दिन हम लोग वहाँ रहे मजागंज हॉस्पिटल में। मजागंज हॉस्पिटल से गए, थाना वाला लोग इंजरी तक नहीं। मारपीट का जो घटना हुआ था कब हुआ था आपका? पहले 25 या 24 ऐसे हुआ था सर। 25 फिर आप आए मायागंज आए। हाँ, एसपी के पास में आए। एसपी के पास में आए तो वहाँ से हम मायागंज में रिपोर्ट बनवाए, केस किए सर उसके ऊपर में। फिर केस होने के बाद में हम, हाँ, थाना में केस भी नहीं लिख रहा था। उसके बाद घर आए तो ऐसा घटना आज कल रात में करीब 6:30 बजे लगभग मेरा पापा को ऐसा घटना किया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू LED बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर के समीक्षा भवन में सोमवार की शाम अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुनील रंजन की विदाई समारोह का आयोजन जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। वहीं जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय के कर्मी रूपेश कुमार ने उनके कार्यकाल की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान वरीय उप समाहर्ता मिथिलेश प्रसाद सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी जर्दानंद प्रसाद सिंह, जिला योजना पदाधिकारी मोनू कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार एवं अपर समाहर्ता दिनेश राम ने उनके कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं सुनील रंजन के कार्यकाल की चर्चा करते हुए डीएम ने कहा कि उनके जाने से जिले को अपूरणीय क्षति हो रही है, लेकिन वे कामना करते हैं कि उनका पदस्थापन पुनः भागलपुर हो। विदाई समारोह में संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, पुलिस उपाधीक्षक नगर, वरीय उप समाहर्ता कृष्ण मुरारी, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था महेश्वर प्रसाद सिंह समेत कई पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।